हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आतिफ़ है और आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है मोमेंटम। मोमेंटम एक ऐसा टॉपिक है जो कि फ़िज़िक्स में वाइडली यूज़ होता है और इसके बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन बच्चे सिर्फ मास इनटू वेलोसिटी जानते हैं इसके बारे में और इसका यूज़ करते हैं। उन्हें इसका फ़ील नहीं आता कि मोमेंटम एक्चुअली में किस चीज़ को बताता है, वो फ़िज़िक्स में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। आज इसी के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्हें मोमेंटम का कंसेप्ट अच्छे से नहीं पता, उसका फील नहीं आता कि एक्चुअली में मोमेंटम है क्या, ये किस चीज़ को बताता है। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो केस 1 में अगर आप देखें, दो फिगर है यहाँ, केस 1 केस 2। आप अगर ऊपर में देखें केस 1 में, तो यहाँ दो लड़का है, दो बॉय है। पहले वाले बॉय के पास ये जो है ऑब्जेक्ट है वो एक चट्टान हमने कंसीडर किया कि एक जो पहाड़ का जो पत्थर का टुकड़ा होता है वो चट्टान वो है। इसका मास हमने अज्यूम किया है स्मॉल एम मास है। और ये दूसरे लड़के के पास एक बड़ा चट्टान है जो इस वाले चट्टान से बड़ा है, इसका मास जो है वो है कैपिटल एम, इससे ज़्यादा मास है इसका। ठीक है, और ये हो आप इमेजिन करो उस सिचुएशन में कि ये हो आप। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो लड़का है ये इस छोटे वाले चट्टान को v वेलोसिटी के साथ आपकी तरफ थ्रो करता है। ठीक है, थ्रो करता है और मैं आपको कहता हूं कि इस चट्टान को रोको। तो आप कैसे रोकोगे? आप कुछ फोर्स लगाओगे उसे रोकने के लिए, तब वो जाकर के रुकेगा। ठीक है, ठीक है, आपने कुछ फोर्स लगाया, वो रुक गया। अब मैं इस दूसरे लड़का को कहता हूं कि आपकी तरफ इस पत्थर को फेंकिए सेम वेलोसिटी के साथ, लेकिन इसका मास ज़्यादा है। इसने इसे आपकी तरफ फेंका, सेम वेलोसिटी के साथ आ रहा है, ये चट्टान इससे बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। ठीक है, अब आप इसे रोकोगे, रोकने के लिए फोर्स लगाओगे। अब मैं आपसे पूछूं, क्या इस चट्टान को आप उतनी ही आसानी से रोक लोगे जितना छोटे वाले चट्टान को रोका था जिस तरह से, या कुछ ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, ज़्यादा इफर्ट लगाना होगा इसे रोकने के लिए? बोलो, उतना ही फोर्स लगाना होगा या उससे ज़्यादा फोर्स लगाना होगा उसे रोकने के लिए? आप कहोगे कि सर ज़्यादा फोर्स लगाना होगा इस बड़े वाले चट्टान को रोकने के लिए। ठीक है, तो ऐसा क्या चीज़ हो गया भाई? वेलोसिटी तो दोनों का सेम था। कहोगे सर इसका मास इससे बड़ा था, इस वाले चट्टान से इसका मास ज़्यादा था, इसलिए इसे रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ऑब्जेक्ट का मास जितना बढ़ाएंगे फोर्स भी उतना ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये केस था इक्वल वेलोसिटी के साथ, जब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इक्वल था। ठीक है, अब हम केस 2 देखते हैं जिसमें मास इक्वल रहता है दोनों ऑब्जेक्ट का। यहाँ भी कैपिटल एम माना है हमने, यहाँ भी कैपिटल एम है, दोनों सेम है, इक्वल मास, लेकिन वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का अलग अलग है। पहला लड़का इस चट्टान को v वेलोसिटी के साथ आपकी तरफ थ्रू कर रहा है, दूसरा लड़का इसी चट्टान को v डैश वेलोसिटी के साथ आपकी तरफ थ्रू कर रहा है, यानी कि दोनों वेलोसिटी अलग अलग है। और हमने माना किया कि ये जो v डैश है वो ग्रेटर देन v है। इस वाले चट्टान का जो वेलोसिटी है वो पहले वाले लड़के के चट्टान की वेलोसिटी से ज़्यादा है। ठीक है, अब मैंने पहले इस लड़के को कहा कि आपकी तरफ ये चट्टान फेंके v वेलोसिटी के साथ, इसने आपकी तरफ v वेलोसिटी के साथ इस चट्टान को फेंका, थ्रू किया, और मैंने आपको कहा कि आप इसे रोकिए। आप अपने आप को उस जगह इमेजिन कीजिए, आप इसे रोकने के लिए फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, फोर्स लगा रहे हो, फिर ये रुका। ठीक है भाई, आपने इसे रोक लिया। अब मैंने इस लड़के को कहा कि तुम उसी चट्टान को उस ज़्यादा वेलोसिटी के साथ फेंको, पहले जिस वेलोसिटी के साथ फेंका था उससे ज़्यादा वेलोसिटी के साथ फेंको। ठीक है, तो इस लड़के ने v डैश वेलोसिटी के साथ इसे फेंका, यहाँ पर v डैश ग्रेटर देन v है, इस वेलोसिटी से ज़्यादा बड़ा है। अब यही चट्टान आपकी तरफ ज़्यादा तेज़ी के साथ आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा तेज़ी के साथ आ रहा है। अब मैंने आपको कहा कि इसे रोको, आप डर रहे हो कि रुकेगा कि नहीं रुकेगा। आप उसे रोकने के लिए पूरा फोर्स लगाने लगते हो। आप इमेजिन करो, क्या आपको इस केस में भी उतना ही फोर्स लगाना होगा जितना पहले जो बच्चा फेंका था कम वेलोसिटी के साथ उसमें लगाया था? सोचो, आप बोलोगे कि सर नहीं, इस बार बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना होगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। इमेजिन करके देखो कि आप प्रैक्टिकल सिचुएशन में जब रहोगे तो आप ज़्यादा वेलोसिटी, ज़्यादा फोर्स लगाओगे उसे रोकने के लिए, तब कहीं जा कर के ये चट्टान रुकेगा।
तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसे रोकने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, केस 1 में ये छोटा मास था, इसका इस छोटे चट्टान का मास था स्मॉल m और बड़े वाले चट्टान का मास था कैपिटल M, जहाँ पर कैपिटल M इज ग्रेटर देन m, ये वाला मास इससे बड़ा है। वेलोसिटी दोनों का कांस्टेंट था। तो अगर हम प्रोडक्ट देखें, पहले वाले चट्टान का इसका मास था m और इसका वेलोसिटी था v, इसका प्रोडक्ट बना m इंटू वी। तो ये प्रोडक्ट छोटा है किस प्रोडक्ट से, ये बड़ा वाला मास जो है कैपिटल M ऑन इंटू वी, यानी कि स्मॉल m इंटू वी इज लेस देन कैपिटल M इंटू वी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वेलोसिटी तो दोनों में कांस्टेंट है, लेकिन चूंकि ये मास छोटा है इसलिए ये प्रोडक्ट इस वाले प्रोडक्ट से छोटा हो गया, यानी कि ये वाला प्रोडक्ट जो है कैपिटल M इंटू वी ये बड़ा है इस वाले प्रोडक्ट से, यानी कि। और हम दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि इस बड़े वाले मास को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ भी देखो, यहाँ ज्यादा फोर्स भी लगाना पड़ रहा है बड़े वाले मास को रोकने के लिए, और इस बड़े वाले चट्टान का जो मास था, मास और इंटू वेलोसिटी का जो वैल्यू था, ये प्रोडक्ट का वैल्यू था, वो इसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से ज़्यादा था। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का वैल्यू ज़्यादा था मास इंटू वेलोसिटी का, तो इसलिए इसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। हाँ, यहाँ पे तो हम कह सकते हैं। ठीक है, क्या यही बात अगले केस में वैलिड होती है? अगर ये वैलिड होती है तो हम समझ जाएंगे कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये हमारा जो ये दिमाग लगा रहे हैं, हम जो अजम्पशन कर रहे हैं, ये ट्रू है, एकदम सही प्रैक्टिकल है। तो अब केस 2 में क्या हो रहा है, दोनों का मास था सेम, इसका वेलोसिटी v था, इसका वेलोसिटी v डैश था, v डैश इज ग्रेटर देन v, इस चट्टान का वेलोसिटी इससे ज़्यादा था। ठीक है भाई, तो अगर हम प्रोडक्ट को देखें तो पहले वाले लड़के के हाथ में जो चट्टान था उसका जो मास इंटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन है इस वाले चट्टान के मास इंटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट से, क्योंकि मास तो दोनों का सेम है, बस वेलोसिटी अलग अलग है। v डैश बड़ा है तो इसलिए ये प्रोडक्ट का वैल्यू बड़ा हो गया। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इसी चट्टान को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है पहले वाले चट्टान के। इसका मतलब मेरी बात सही होती है कि जिस भी ऑब्जेक्ट का मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट ज्यादा होगा उसी को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ भी इसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था, तो यहाँ देख रहे थे कि यहाँ जो मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट था इस ऑब्जेक्ट का वो ज्यादा था, इसलिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था, दिख रहा है यहाँ पर। उसी तरह यहाँ भी देखें तो मास सेम था, लेकिन यहाँ भी इसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ मास इंटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो ज्यादा था, वो भी ज्यादा था। यानी कि ये बात बिल्कुल सही है कि जिस ऑब्जेक्ट का मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट ज्यादा होगा उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना होगा, जिसका कम होगा उसे रोकने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कंक्लूजन क्या है हमारे पास? हमारे पास कंक्लूजन ये है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू वेलोसिटी। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू वेलोसिटी, ये हमने देखा, यानी कि ये बिल्कुल सही बात है। और ये जो प्रोडक्ट है मास इंटू वेलोसिटी, इसे ही कह दिया गया है मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही इसी को कह दिया गया है मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसे p से डिनोट किया जाता है, स्मॉल p। ठीक है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? दिस इंप्लाइज दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। यानी p, यानी क्या पता चलता है कि जिस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जितना ज्यादा होगा उसे रोकने के लिए उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, या दूसरे लफ्जों में कहें कि जिस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट पे। यानी कि मोमेंटम हमें फोर्स बताता है कि कितना ज्यादा फोर्स लगाएगा ये ऑब्जेक्ट, या इसको रोकने के लिए कितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो ये डॉट है
वो क्लियर हुआ होगा कि मोमेंटम एक्चुअली में होता क्या है, ये किस चीज़ को बताता है। ठीक है, तो एक्चुअली में मोमेंटम का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, इसका फील आपको आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें वीडियो को, और जिन भी दोस्तों के साथ आप शेयर करना चाहते हैं उनके साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही बेसिक कंसेप्ट पे वीडियोस मैं आगे भी बनाता रहूँगा आपके लिए। और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसको प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।